दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप कुलदीप विथ स्टडी चैनल में। आप लोग जो है दोस्तों एक वीडियो साइंस का देख ही लिए होंगे और कोई नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इसमें हम लोग जो है पूर्व के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो है देख रहे हैं कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं उसको हम लोग इसमें देख रहे हैं। उसमें हमें देखना ये है कि हम लोग इसमें कितना सही करते हैं और अपना रिवीजन भी करेंगे। और इसके बारे में अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी लेंगे। तो विस्तृत जानकारी दोस्तों आप लोगों को तभी मिल पाएगी और विस्तृत नॉलेज आप लोगों को तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन की बारीकियों को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, तभी आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरे साथ अगर आप पर डे जो है देखेंगे और जो है इसको समझेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और इसमें जो है हम लोग पूरा जितना भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं इसको अगर आप लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं तो आपको समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और यूपीएसआई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें तो मैंने आईएएस तक के भी लेवल के क्वेश्चन को कवर किया है, पीसीएस का भी कवर किया है, इसीलिए जो है इसमें यूपीएसआई वगैरह में तो उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और इसका नोट ज़रूर बनाइए। ठीक दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन है हमारा ए कम काम करने में, बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, डी है उतनी ही मात्रा में काम तेज़ी से करने में। तो इसका जो होगा दोस्तों आंसर जो होगा बी सही होगा। क्यों जो है दोस्तों, क्योंकि साधारण यंत्र जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। ठीक ना, साधारण यंत्र जो है दोस्तों किसी व्यक्ति के कम बल का प्रयोग करके भी उतने ही मात्रा में बल का प्रयोग होता है। हम लोग जो है दोस्तों यांत्रिक टॉपिक जो है दोस्तों इसको कवर कर रहे हैं साइंस में। ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडल दबाव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा बताइए, सभी लोग बताइए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों कौन इसमें कितना सही किया है। इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ इसमें 2-4 सेकंड का टाइम ज़रूर देता हूँ। आप लोग उसको अपने हिसाब से नोट डाउन भी कर लीजिए और साइड में अपना क्वेश्चन ज़रूर करिए मेरे क्वेश्चन के पहले। तो इसमें जो होगा दोस्तों सी होगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांस भरने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, सांस तो आदमी का एक वो है। ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन है दोस्तों अपकेंद्रण, बी है अपोहन, सी है उत्क्रमण पराशण, डी है दोस्तों विसरण। तो बताइए दोस्तों वॉशिंग मशीन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए है अपकेंद्रण, बी है अपोहन, सी है उत्क्रमण पराशण, डी है विसरण। इसका जो है दोस्तों ए ऑप्शन होगा अपकेंद्रण। क्यों दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन होती है हमारी यह जो है अभिकेंद्रण के बल के में जो है काम करती है। जो है अगर हम लोग के अभिकेंद्री बल की अगर बात करें तो अभिकेंद्री बल के विपरीत अभिकेंद्री बल के जो होता है विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है। अभिकेंद्री बल सेंट्रल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ़ करने में, दूध की मक्खन निकालने में, मशीन इसमें जो है हम लोग अभिकेंद्री बल के ही उससे कार्य करते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है इसके विषय में साइंस के बुक
साइंस की बुक में जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग जो है पढ़िए, और मेरे हिसाब से जो है दोस्तों अभिकेंद्रण बल ही होगा, और यही मानिए। और अभिकेंद्रण बल में हम लोग जो है जो भी होगा मेन जो है हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि दोस्तों मेरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका क्या होगा, कैसे कैसे वर्क होता है। थ्योरी के विषय में ज़्यादा रट्टू तोता बनने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसी से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन से ही, अभिकेंद्रण से ही। अभिकेंद्रण जो है दोस्तों सेंट्रल केंद्र के बाहर की ओर जो है ये कार्य करता है। केंद्र सेंट्रल अंदर के बाहर की ओर ये जो है कार्य करता है। इसमें जो है हम लोग कपड़ा साफ़ करने की मशीन का इसमें उपयोग होता है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का भी उपयोग होता है। इस सिद्धांत पे जो है दोस्तों ये सब कार्य होते हैं, ठीक ना। 4th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की प्रणाली का सिद्धांत है। ए अभिकेंद्रीकरण, बी अपोहन, सी प्रतिक्रम परासरण, डी विशरण। तो दोस्तों अभी मैं बता ही चुका हूँ, अभिकेंद्रीकरण होगा इसका, ए ऑप्शन होगा। प्रक्षालन मशीन जो होता है दोस्तों, प्रक्षालन मशीन भी जो है वॉशिंग मशीन का ही है कि कार्यप्रणाली अभिकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। दोनों सेम क्वेश्चन है। उसका नाम जो है प्रक्षालन मशीन भी कह सकते हैं और वॉशिंग मशीन, दोनों एक ही है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है। सदिश वेक्टर नहीं है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों डी आयतन। क्यों? अगर हम लोग इसके विस्तृत जानकारी अगर लेंगे तो ये जो है, ये राशि की अगर हम लोग बात करते हैं, राशि की, ये राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगर हम लोग राशि की अगर थ्योरी की बात हम लोग देख ही चुके हैं, दिशा और परिणाम दोनों ही की आवश्यकता होती है, और इन्हीं को जो है हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है इसमें हम लोग जो है आंसर इसका क्वेश्चन ये है कि सदिश राशियाँ नहीं हैं। तो सदिश राशियाँ देखिए, हमारा विस्थापन भी होगा, वेग भी होगा, बल भी होगा, में हमारा आयतन जो होगा ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अभी हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों कि हमारा सदिश राशि क्या क्या है। सदिश राशि फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। दोस्तों ऐसे कोई नहीं बताएगा, इसीलिए आप लोग जो है एकदम मन लगा करके एकाग्रचित होकर के इसको देखिए और समझिए। इसमें हम लोग जो है संवेग भी है, त्वरण भी है, और हमारा बल भी है। ये हमारी जो है राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ। इसमें जो है संवेग हमारा जो है मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा जो है संवेग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि हम लोग जो है दोस्तों अभी देख ही चुके हैं। सदिश राशि हमारी जो होगी इसमें दोस्तों विस्थापन होगी, ठीक ना। विस्थापन डी है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है।
ए है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान, डी है बल। तो क्या होगा दोस्तों बताइए? इसमें जो होगा हमारा आंसर सी होगा, द्रव्यमान। ठीक ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए द्रव्यमान इक्वल टू संवेग बटे वेग। ठीक ना। 9 क्वेश्चन है हमारा, बल गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? ठीक बल किसका गुणनफल है बताइए? बल गुणनफल है, ये ऑप्शन है इसमें द्रव्यमान और वेग, बी है द्रव्यमान और त्वरण, सी है भार और वेग, डी है भार और त्वरण। हमारा इसमें जो है दोस्तों आंसर होगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का जो है बल है गुणनफल। गुणनफल जो है बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। क्या होगी? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों हमारा डी, डी होगा 6। ठीक ना। 11 नंबर है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऊर्जा का आशय है, इसमें जो है दोस्तों डी होगा इसका, क्योंकि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। हम लोग अगला क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है। ए केवल स्थितिज, बी केवल गतिज, सी वैद्युत, डी स्थितिज और गतिज दोनों। तो दो दोस्तों हवाओं की अगर हम लोग बात करेंगे, बहती हुई हवा की, तो इसमें केवल गतिज होती है। ठीक ना, केवल गतिज। क्यों? बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे वैद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल गतिज होती है और उसमें कुछ नहीं होता। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों सभी लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसका आंसर होगा। क्यों? इसमें जो है न्यूटन का हमारा जो है प्रथम नियम कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम नियम कार्य करता है। ठीक ना। इसीलिए गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें दोस्तों, हमारा कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण R है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है। क्यों? क्योंकि घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। घर्षण व्यक्ति की गति की प्रतिक्रिया स्वरूप घर्षण बल कार्य करता है। इसी आधार पर न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया है। ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 15। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि ऑप्शन है दोस्तों बर्फ़ सड़क से सख्त होता है, बी सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष ऑप्शन है इसका ए चलायमान वस्तु का भार कम होता है, बी प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, सी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, डी अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर होगा सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना गुना है। ऑप्शन है 5.5 गुना, बी 4.5 गुना, सी 2.5 गुना, डी 10 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। 10 गुना होगा। ठीक ना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोध बल लगाए जाएं और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकें तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सेम होगा XYZ। सी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। इसका जो होगा आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका ऑप्शन है यह आर से अधिक होगा, बी यह आर से कम होगा, सी यह आर के बराबर होगा, डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी होगा, यह आर से कम होगा। ठीक ना। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है, ए क्षैतिज बल रहेगा, बी क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, सी क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, डी परवलयिक वक्र का आकार होगा। इसका आंसर होगा जो है दोस्तों डी परवलयी आकार का वक्र का आकार लेगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ में तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन ए बाहरी पहिए पर उल्टेगा, बी अंदर के पहिए पर उल्टेगा, 3 बाहर की तरफ फिसलेगा, डी अंदर की तरफ फिसलेगा।
इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ए में जो है ए और 3 होगा, बी में जो है 2 और 4 होगा, सी में 2 और 3 होगा, डी में ए और 4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका जो है आंसर होगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, ठीक ना, ये होगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, बताइए दोस्तों। आप लोग इसके जो है एक्सपर्ट हैं और आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर जो होगा ए ही होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र A = V-U/T, ठीक ना। अब हम लोग जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग जो है विज्ञान को एकदम कंटिन्यू देखेंगे और इसके बारे में बहुत फास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, ठीक ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।